प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो अपना टॉपिक है वाणिज्यिक पत्रकारिता। इससे पहले हमने फिल्म पत्रकारिता के बारे में बात की थी। तो वाणिज्यिक जो पत्रकारिता है वो एक अपने आप में अलग पत्रकारिता है, इसका अपना एक योगदान है। यहाँ पर वाणिज्यिक पत्रकारिता की विशेषता या फिर इसको परिभाषित किया गया है, वहीं पर जो पत्रकार है उसके लिए किन गुणों का होना ज़रूरी है, या फिर वाणिज्यिक पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो हम देखिए बात करते हैं सबसे पहले, यानी कि यहाँ वाणिज्यिक पत्रकारिता के संदर्भ में बताया है कि वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास औद्योगिकरण के साथ जुड़ा है। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी है। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का आरंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। देश में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका कैपिटल नाम से 1886 में कोलकाता से निकली। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल में मुंबई तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना। इस दौर में मुंबई से निकले कोर्स साप्ताहिक ने अपनी खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का 1910 में प्रकाशन कोलकाता से ही आरंभ हुआ। दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार का प्रकाशन 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में आरंभ हुआ। यहाँ पर सबसे पहले जो बात दी गई है वो बात ये दी गई है कि वाणिज्य पत्रकारिता का जो इतिहास है वो क्या है या उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका जवाब ये दिया गया कि औद्योगिकरण के साथ, यानी इसका इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। जो पश्चिमी जो देश है वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई उसी समय से, यानी कि इसकी शुरुआत मान करके चलते हैं। जैसे समाचार पत्र हैं उनमें उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े जो समाचार हैं उनके बारे में जानकारी दी जाने लगी। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का जो आरंभ है वो ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। देश में पहली जो आर्थिक संदर्भों की जो पत्रिका प्रकाशित हुई वो पत्रिका थी कैपिटल, और वह भी यानी कि 1886 में कोलकाता से निकली थी। उसके बाद लगभग 50 वर्षों के बाद मुंबई जो है वो आर्थिक गतिविधि का एक तरह से मुख्य केंद्र बन गया। और इस दौर में जो मुंबई से एक कोर्स नामक साप्ताहिक पत्रिका निकली थी उसने भी एक अपनी खास पहचान बनाई, और इस पत्रिका का 1910 में प्रकाशन कोलकाता से भी प्रारंभ हुआ था। दिल्ली में 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये जो पत्रिकाएं हैं इनका प्रकाशन हुआ। स्वतंत्रता के बाद गुजराती में व्यापार नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन हुआ, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी। कहने का मतलब है इस प्रकार से वाणिज्य क्षेत्र को आधार बना करके विभिन्न जो पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं में इन संबंधी जानकारियां दी जाने लगी। उसी क्रम में देखिए वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी उत्पाद की आवक, खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात, पैदावार आदि का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। पेट्रोल की कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण है तथा वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना आना चाहिए। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि की पैदावार में कमी अथवा बढ़ोतरी से उनकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना तथा बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र भी जानना जरूरी है। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात बताई गई है कि वाणिज्य पत्रकारिता के लिए किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर जो बताया है कि सबसे पहली बात उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। उत्पाद जो है उसकी आवक, यानी वो कितना आ रहा है, कितना बेचा जा रहा है, कितना खरीदा गया है, आयात और निर्यात है, कितना उसका उत्पादन हुआ, इन सब चीज़ों का ज्ञान उसे होना चाहिए। किसको?
वाणिज्यिक पत्रकार को। और वहीं पर जैसे मान लीजिए कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें कमी या बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या रहा। कहने का मतलब कोई भी जो सामान है उसकी जो कीमत है उसमें कमी बेशी जो हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, इस बात की जानकारी उस पत्रकार को होनी चाहिए। विदेशी जो मुद्रा की जो दर है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। कृषि संबंधी बात आ गई, खाद्यान्न संबंधी बात आ गई, इनकी जो पैदावार है उसमें कमी आ रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, और इस संबंध में उनकी जो कीमत है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी बातों का ज्ञान उसे होना चाहिए। उसी क्रम में देखें, अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग के बदले यदि आपूर्ति कम होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तथा यदि किसी वस्तु की आपूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा है तो कीमतों का घटना स्वाभाविक है। बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने अथवा घटाने में दलालों की भूमिका होती है। दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यम का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अर्थशास्त्र के संदर्भ में ही बात की गई है कि अर्थशास्त्र का एक नियम होता है कि अगर मान लीजिए मांग ज़्यादा है और सामान कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यदि सामान ज़्यादा है और उसकी मांग कम है तो उसकी कीमत है वो घट जाती है। बाजार जो है वो किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने अथवा घटाने में जो दलाल हैं यानी कि मीडिएटर, जो क्रेता और विक्रेता के बीच की कड़ी होते हैं, तो उनकी बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पर दलाल के बारे में बताया गया है कि दलाल कौन होते हैं, तो यहाँ बताया कि दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यम का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। अर्थात जो दलाल हैं वो क्रेता और विक्रेता से बीच में एक निश्चित उनका जो परसेंट होता है वो लेते हैं। उसी क्रम में देखिए, समाचार पत्रों में वाणिज्यिक पृष्ठों को देखें तो इसके कई भाग दृष्टिगत होंगे, जिनमें खासकर अनाज मंडी, तेल तिलहन, गुड़ खांडसारी, सराफा, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु, पटसन, चाय, किराना बाजार के अलावा कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि की जानकारी होती है। इन सभी स्थायी स्तंभों के अलावा आयात निर्यात, वित्तीय नीतियों, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण आदि भी इन्हीं पृष्ठों पर होता है। यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न बनता है कि वाणिज्यिक पृष्ठ पर कौन कौन से समाचार हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यानी जैसे अनाज मंडी है, तेल तिलहन है, गुड़ खांडसारी है, सराफा है, सराफा का मतलब होता है सोने चांदी हीरे जवाहरात का जो व्यवसाय है वो, शेयर बाजार है, रुई बाजार, धातु, पटसन, चाय, किराना आदि के अलावा कंपनी समाचार और आर्थिक समीक्षा है वो भी इन्हीं पृष्ठों पर होते हैं और इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। इन सभी स्थायी स्तंभों के अलावा जैसे आयात निर्यात, वित्तीय नीतियों, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण इन्हीं पृष्ठों पर होता है। उसी क्रम में यहाँ पर बात बताई है, इस पूरे बाजार को समझने के उपरांत ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में महारत प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में वाणिज्यिक पत्रकारों की काफ़ी मांग है तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात की है कि जो बाजार को समझने की ज़रूरत है और उसके बाद में जो वाणिज्यिक पत्रकारिता है वो व्यक्ति कर सकता है। कहने का मतलब बाजार का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर बाजार का ज्ञान नहीं है तो वह वाणिज्यिक जो पत्रकारिता वो नहीं कर सकता। और वर्तमान दौर में यानी इसकी बहुत ज़्यादा मांग भी है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वाणिज्य संबंधी बहुत ज़्यादा रुचि रखता है या फिर बाजार संबंधी बहुत जानकारी है तो वह व्यक्ति अपना इस क्षेत्र में जो भविष्य है उज्जवल बना सकता है। ये बात हुई अपनी वाणिज्यिक पत्रकारिता के बारे में। यहाँ पर वाणिज्यिक पत्रकार को किन किन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है इसके बारे में ये बातें अपनी हो चुकी हैं। अब जो हम आगे बात करने जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं अपराध संबंधी पत्रकारिता। तो देखिएगा, अपराध समाचारों की चर्चा करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि अपराध किसे कहते हैं।
शाब्दिक रूप में कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। समाचार पत्रों में आज अपराध समाचारों की भरमार देखने को मिलती है। समाज में प्रतिदिन ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आती हैं। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग अथवा उनका संपादन बहुत ही दुष्कर कार्य है। बगैर किसी प्रमाण के किसी समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो उसे अपराधी लिख देना स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है। आगे वाली जो यानी कि पत्रकारिता के बारे में बात की गई है वो बात की गई है अपराध समाचार संबंधी पत्रकारिता। यहाँ पर बताया गया है, पहली बात तो यह है कि अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध के संबंध में परिभाषित करते हुए ये बात कही गई कि शाब्दिक रूप से एक तरह से कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध जाकर के और कोई काम करना और वो अपराध की श्रेणी में आता है। अर्थात कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता या सामाजिक मर्यादा या सामाजिक परिपाटी के विरुद्ध किया गया जो काम है वो किस श्रेणी में आ जाता है, अपराध की श्रेणी में। और आजकल जो समाचारों में अपराध संबंधी जो समाचार हैं वो देखने को खूब मिलते हैं। आज की स्थिति भी यही है। अगर हम अखबार उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर ये मान के चलें कि 80% जो समाचार हैं वो अपराध संबंधी देखने को मिलते हैं अपने को। और समाज में प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो अपराध की श्रेणी में ही आती हैं। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग या फिर उनका जो संपादन बहुत कठिन काम होता है। बिना किसी प्रमाण के समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई पैदा कर देता है। मान लीजिए कि कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं रही और रिपोर्टर ने क्यों कोई बात इसी रूप में कह दी या साधारण तौर पर कोई बात कह दी तो उसके लिए बड़ी फांस बन जाती है। कहने का मतलब है अपराध संबंधी पत्रकारिता बहुत कठिन कार्य है। जब किसी पर आरोप सिद्ध न हो उसे अपराधी लिख देना स्वयं में अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए अपराधी शब्द काम में ले लिया, वो भी कानूनन जुर्म है। यानी कि भले ही चाहे उस व्यक्ति ने आरोप क्यों ना कोई अपराध क्यों ना कर दिया हो, लेकिन जब तक उसके ऊपर अपराध साबित नहीं हो जाता या आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक अगर उसको अपराधी लिख दिया तो ये एक तरह से पत्रकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसी क्रम में देखें अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वालों को पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी होने के साथ साथ घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा ज्ञात होना चाहिए। किसी भी अपराध के समाचारों में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों का उत्तर भली भांति रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पाठक की जिज्ञासा शांत हो सके। यहाँ पर जो बात कही गई है वो एक बताई गई कि अपराध संबंधी जो समाचार हैं उनकी जो पत्रकारिता करने वाला जो व्यक्ति है उसको पुलिस संबंधी, अदालत संबंधी, कानून संबंधी ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी जो अपराध है उसकी खोजबीन में पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाती है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूर्ण रूप से यानी कि क्रमबद्ध रूप से सिलसिलेवार उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई अपराध यानी किसी भी अपराध के जो समाचारों में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों यानी कि कहकार वाली बात आ गई है। 6 कहकारों का जो ज्ञान है वो उसे पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर ये पूर्ण रूप से उसको जानकारी है तभी यानी वो एक पाठक की जिज्ञासा को शांत कर सकता है। उसी क्रम में आगे बात करते हैं हम अदालती पत्रकारिता के बारे में। यानी कि अपराध पत्रकारिता और अदालती पत्रकारिता। अपराध जो पत्रकारिता से आगे की जो कड़ी होती है वो अदालती पत्रकारिता होती है। तो देखिए हम बात करते हैं। वस्तुतः अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचारों को देखा जाता है। अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों के तहत लिया जाता है।
अदालत में अभियुक्त के पक्ष और अभियोजन अर्थात आरोप लगाने वाले पक्षों के वकीलों के प्रस्तुत तर्क के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की समस्त कार्रवाई को अदालती समाचारों में शामिल किया जाता है। यानी कि अपराध संबंधी जो समाचार हैं उसी क्रम में यानी कि अदालती जो समाचार हैं उनको देखा जाता है। अपराध करने के बाद जो अपराधी है उसको पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद में वह उसे अदालत में पेश करती है और वहाँ पर यानी कि अदालत के द्वारा दिए गए जो फैसले हैं उनके जो समाचार हैं वो अदालती समाचारों के भीतर आते हैं। कहने का मतलब पुलिस के द्वारा अपराधी को पकड़कर और अदालत में पेश करके और अदालत के द्वारा दिया गया फैसला या उस पर हुई चर्चा वो अदालती पत्रकारिता में आती है। अदालत में अभियुक्त के पक्ष और अभियोजन अर्थात आरोप लगाने वाले पक्षों के वकीलों के प्रस्तुत तर्क के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की समस्त कार्रवाई को अदालती समाचारों में शामिल किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अदालत में जो अपराधी पक्ष के जो लोग हैं वो और उस पर आरोप लगाने वाले पक्ष के जो लोग हैं उनके जो वकील हैं वो आपस में बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और उसके बाद में जो अदालत उन्हें फैसला देती है वो सारी बातें किस में आ जाती हैं, अदालती समाचार में आ जाती हैं। आगे यहाँ पर बात बताई है कि अदालती समाचारों की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक फैसले की खबर से देश भर में हलचल मच जाती है और कई बार तो आंदोलन का भी रूप ले लेती है। अतः ऐसे समाचारों को काफ़ी गंभीरता से लिखने की आवश्यकता होती है। कई बार फैसले में उल्लिखित तथ्यों को ठीक से न समझ पाने के कारण भारी नुकसान भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो अदालती समाचार हैं उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। एक जो फैसले की जो खबर है वो देश भर में यानी कि हलचल पैदा कर सकती है, आंदोलन भी हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जो समाचार हैं उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता पूर्वक लिखने की ज़रूरत होती है और इस प्रकार के जो फैसले हैं उनके जो तथ्य हैं उनको ठीक से समझना ज़रूरी है। अगर व्यक्ति ठीक से समझ नहीं पाए और उनको इसी रूप में अगर प्रस्तुत कर दे तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये बात हुई यानी कि अदालती पत्रकारिता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक ये प्रश्न हमें ध्यान रखना है कि अपराध पत्रकारिता और अदालती पत्रकारिता में क्या अंतर है। तो अपराध जो पत्रकारिता है वो तो वहाँ तक रहती है कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर ले और जैसे ही वो गिरफ्तार करने के बाद अदालत में उसे पेश कर देती है। वहाँ पर पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क होते हैं, उनके जो वकील हैं वो तर्क वितर्क करते हैं और फिर न्यायाधीश के द्वारा दिया गया जो फैसला वो किस में आ जाता है, अदालती समाचारों के भीतर आ जाता है। यहाँ पर यानी कि हमने जो ये टॉपिक पढ़ा, ये जो पूरा पाठ पढ़ा जिसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों की जो पत्रकारिता है उसके बारे में पढ़ा, विज्ञान संबंधी पत्रकारिता की बात आई, ये जो अपनी वाणिज्य संबंधी पत्रकारिता है, फिल्म पत्रकारिता है, इनके बारे में जो बातें बताई गई उसी क्रम में उसका सारांश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसमें बताया गया है कि उपयुक्त सभी समाचारों के प्रकार और इसकी रिपोर्टिंग करने में आवश्यक सावधानियों और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के उपरांत उसकी महत्ता की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही खेल पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध और अदालती समाचारों की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी मिलती है। उक्त अध्याय से ये है समझ आना आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीरता के साथ साथ तटस्थता की भी आवश्यकता है ताकि समाचारों में पक्षपातपूर्ण रवैया न दिखाई दे। ये हमारी बातें सारी हो चुकी हैं, फिर भी पत्रकारिता के संदर्भ में पत्रकार के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि वो हमेशा तटस्थ रह करके निष्पक्ष रूप से सूक्ष्मता से अपनी बात को प्रस्तुत करे ताकि आम व्यक्ति है उनको लाभ मिले।
ये बातें इसमें बताई गई हैं। तो ये हुई हमारी जो बात है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता के संदर्भ में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ये टॉपिक है ये पूर्ण होता है, इसका यहाँ पर समापन हो गया है और अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा अपना, एक तो ये टॉपिक और इससे आगे वाला जो टॉपिक है रिपोर्टाज वाला, यानी कि इनमें से इन दोनों पाठों में से बोर्ड की परीक्षा में 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन दोनों पाठों का और भी ज़्यादा संजीदगी से अध्ययन करना है। अब हम नए बिंदु के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।